पहले तो ये बताइए शरद सर, टैक्स पेयर्स को अब इंतजार है, अब नजर टिकी हुई है, हम बस ऑलमोस्ट लाइक एक महीने से भी थोड़े से कम समय की दूरी पर है बजट पर। तो बजट 2026 खुशखबरी लेकर आ सकता है, या फिर आपको लग रहा है 2025 में ही बोनांजा दे दिया था वित्त मंत्री मैडम ने, कहेंगे इस बार जरा ठंड रखो? देखिए, मुझे लगता है जो खुशखबरी पिछली बार दी थी उसी का फॉलो अप बजट ये मुझे नजर आ रहा है। मतलब उतना बड़ा, हर साल आप इतने बड़े बड़े बदलाव तो नहीं कर सकते। तो आप जानते ही हैं कि एक साल आपको 12 लाख रुपए की 87A की रिबेट दे दी, अगले साल आपको फिर एक और 12 लाख, ऐसी उम्मीद तो हम नहीं कर सकते। मुझे जो ये वाला बजट दिख रहा है, इसमें प्रियंका एक बड़ी बात इस बजट में ये देखने को मिलेगी कि ये 64 साल पुराने बुजुर्ग हमारे इनकम टैक्स एक्ट को विदाई हो रही है। 1961 में आए थे वो इनकम टैक्स एक्ट साहब, और वो 1 अप्रैल 2026 से उनकी जगह एक नए नवेले 2026-2025 कहा जाता है वैसे तो उसको, नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। तो इस इनकम टैक्स एक्ट के नए स्वरूप को देखते हुए कुछ बदलाव इस बजट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस इनकम टैक्स एक्ट, इसकी सूरत शक्ल अलग है, इसका कैरेक्टर तो वही है। मतलब इसमें जो इनकम टैक्स के रेट्स लगते हैं, जो स्लैब पिछली बार थे 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो 87A की 12 लाख की रिबेट थी वो वैसे की वैसे रहेगी। पर इसकी शक्ल सूरत बदलने वाली है। 5 लाख, लगभग लगभग 60,000 के करीब वर्ड्स हुआ करते थे, वो घट के आधे रह जाएंगे करीब करीब। 280 के करीब सेक्शंस खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा 880 पेज से ज्यादा का ये इनकम टैक्स एक्ट था, जो अब घट के करीब 620-22 पेज का है। मैं गिन रहा था, 620-22 पेज, टेबल्स वगैरह मिला के, सब मिला के इतना है। तो इनकम टैक्स एक्ट एक तो सिकुड़ रहा है, सिंपल हो रहा है, कुछ चीजें सेक्शन से हट के टेबल में जा रही है। तो ये बदलाव आपको इनकम टैक्स में देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड जो सरकार को अब फाइनेंस बिल में जो बदलाव करने हैं, वो इससे रिलेटेड बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब लॉ को और लॉ की शक्ल सूरत को दोनों में सिंक्रनाइजेशन की जरूरत होगी। तो एक तो इस बजट का ये फीचर रहेगा। बाकी जहां तक सरकार का रिफॉर्म्स का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, अभी जी राम जी आई, और भी जितनी भी स्कीम्स के लिए सरकार ने संकल्प किया हुआ है, उनमें आपको रफ्तार आती दिखेगी। क्योंकि 2027 में 2026 में बंगाल में इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु में है, 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस है। तो मुझे लगता है वैसे भी इलेक्शन ना भी हो, मुझे लगता है दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। और इनको ऐसा लगता है कि, इनको क्या लगता है वो तो हमें खैर दिख ही रहा है विदाउट साउंडिंग पॉलिटिकल, कि रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड, एंड आई थिंक यू कैन इग्नोर एवरीथिंग एल्स। अगर बाकी सब चीजों को आप इग्नोर करके चल रहे हैं और आप अगर देश के विकास पर ध्यान देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वही वही काम की चीज है। बाकी सब बातें, ये इधर उधर हिंदू मुसलमान की बातें, ये सब बातें इतनी काम की आम आदमी को, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी को ये मतलब होता है कि मेरी अपनी जो घर की अर्थव्यवस्था है, मेरी जो निजी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हम्म। देश में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सब ठीक है, पर इसका असर मेरे ऊपर कितना हो रहा है, क्या मुझे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, क्या मेरा जीवन स्तर सुधरा कि नहीं। तो आई थिंक उससे कनेक्टेड आपको काफी निर्णय सुनने को आने वाले बजट में मिल सकते हैं। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, मैंने जो आपको बताया है, दैट दिस विल ट्राई एंड सिंक्रनाइज द न्यू इनकम टैक्स एक्ट विद द फाइनेंस बिल। ओके, तो यानी पेपर वर्क को जो है स्ट्रीमलाइन करने में ज्यादा फोकस रहेगा। आपने जो टैक्स कोड सरकार ने, मेरा कहने का मतलब है, जो लागू किया उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगी, इस पर ज्यादा रहेगा। तो इस बार हमें छूट वगैरह भूल जाना चाहिए, कुछ इनकम टैक्स में रियायत वगैरह। देखिए, छोटी मोटी रियायतें के बिना तो बजट बहुत फीका फीका हो जाता है। फिर अगर बिल्कुल ही कुछ ना दिया जाए तो फीका हो जाता है। पर कुछ मेजर, प्रियंका, मुझे इस बार नहीं होता देखा, बिकॉज मेजर मुझे लगता है पिछले साल की एक्सरसाइज में हो गया। ओके। और छोटा मोटी चीजें, बिकॉज टैक्स मुझे लगता है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हमेशा ही उसमें सुधार की, बेनिफिट्स की, राहत देने की गुंजाइश रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है। जैसे ओल्ड रिजीम, मुझे लग रहा है जैसे जैसे अब पुरानी होती जा रही है, वैसे वैसे वो धूमिल होने की तरफ जा रही है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ एक। तो धीरे धीरे उसका जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। अब ये जो नया 87A का रिबेट है, मेरी एक अपनी एनालिसिस कहती है प्रियंका, कि करीब करीब
75 से 80% लोग अब न्यू रिजीम में आ जाएंगे। तो न्यू 75 से 80% आने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जितनी जो चैप्टर 6 है कि सेक्शन 80 फैमिली जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं, वो डिडक्शन सारी धीरे धीरे रिडंडेंट होती जाएंगी, इररेलेवेंट होती जाएंगी। अभी मैं कल परसों किसी प्लेटफॉर्म पर मुझसे सवाल पूछा गया कि इंश्योरेंस सेक्टर जो कि पूरी तरह से जनवरी टू मार्च आयकर पर आधारित रहता था, लोग जनवरी टू मार्च में ही सारे पॉलिसीज, ज्यादातर 75% पॉलिसीज मुझे इंश्योरेंस कंपनीज ने बताया वो बिका करती थी। तो अब तो क्योंकि टैक्स से जब न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो इनकम टैक्स का और इंश्योरेंस का जो संबंध है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो इस प्रकार जो लोग सेक्शन 80 के सहारे चलते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करके टैक्स बचाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है उनको उनका अब मेथड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और 75-80% आपको लोग नई रिजीम में आते दिखेंगे। तो इससे संबंधित हो सकता है कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो जिससे ओल्ड रिजीम को और ज्यादा इररेलेवेंट बनाने की कोशिश हो, या मैं यूं कहूं कि न्यू रिजीम को और ज्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश हो। तो एक तराजू की तरह है, जैसे जैसे नई रिजीम और ज्यादा एप्लीकेबल होगी और ज्यादा रेलेवेंट बनेगी, ओल्ड रिजीम अपने आप बैक सीट जिसको कहते हैं वो लेती जाएगी प्रियंका। ओके, सो और ज्यादा लोग न्यू रिजीम का रुख करते हुए, लेकिन कहा कि कुछ बड़ा नहीं हो सकता। अभी हमने जो पिछले बजट में देखा था, वो जो कम आय वाले लोग हैं 87 ने रिबेट क्यूब भी बढ़ा दिया गया, न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन, इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इंडस्ट्री चेंबर की एक मांग जो मेरे सामने आई, शरद सर आपका व्यू उस पर जानना चाहूंगी। उनका कहना है कि भाई 24 लाख की इनकम के बाद से जो है आपको वो 30% का टैक्स जो है वो लगता है, इसको एक्सपैंड किया जाए और 24 लाख की इनकम को अपर सीलिंग नहीं रख के इसे बढ़ा दिया जाए। किसी ने तो कहा कि 50 लाख कर दिया जाए। आप अग्री करेंगे और इसकी गुंजाइश आपको दिख रही है? मुझे प्रियंका उसकी गुंजाइश नहीं नजर आती है। भले ही मैं चेंबर से सहमत हो सकता हूं, पर सहमति मेरी सिर्फ निजी तौर पे रहेगी। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए टैक्स एक्सपर्ट, मुझे लगता है, देखिए इस देश में मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है, कोई मुझे पहले ये बताए। मिडिल क्लास की परिभाषा पहले होती थी 4-5 लाख रुपए जो साल का कमाते थे। फिर उसके, ये भी कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद वो परिभाषा 7-8 लाख तक पहुंच गई। अब ये परिभाषा 12 लाख तक पहुंच गई, क्योंकि आप मिडिल क्लास को रिबेट देना चाहते हैं। 87A में अगर आप रिबेट दे रहे हैं तो आप मिडिल क्लास को रिबेट दे रहे हैं, तो ये 12 लाख तक पहुंच गई। अब 24 लाख तक के लोगों तक जो स्लैब्स हैं कम वाले, 30% से कम, वो एप्लीकेबल हो गए। अब हम ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास 24 लाख से, तो हम तरक्की कर रहे हैं, हम 8.2% जीडीपी से बढ़ रहे हैं, पर इतना भी तेज नहीं बढ़ रहे हैं कि हम मिडिल क्लास की परिभाषा 50 लाख कर दें। मुझे लग रहा है मिडिल क्लास की परिभाषा 50 लाख करना एक बड़ी बात होगी। बाकी ये दिल मांगे मोर हमेशा ही रहता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हमेशा ही रहती हैं, और हर ख्वाहिश पे दम भी निकलता रहता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये 24 लाख की अभी जो स्लैब है इसको छेड़ने की फिलहाल गुंजाइश है प्रियंका। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, शरद सर ये बताइए कि एटीसी को लग तो एटीसी डिडक्शन जो मेरा फेवरेट टैक्स डिडक्शन रहा है, आप मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं, लेकिन अब जब हम ओल्ड और न्यू में आए तो भाई न्यू में वो एटीसी का तो नामो निशान मिट गया और आप कह रहे हैं कि ओल्ड को अब हम बाय बाय कहने वाले हैं। तो एटीसी की छूट, एटीडी की छूट, एनपीएस को सरकार ने बदल दिया, इतनी सारी अब उसमें चीज़ें कर दी हैं, आप पैसा ज़्यादा निकाल पाएंगे नॉन गवर्नमेंट हैं अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर। तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ वो चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती थी वो न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करे सरकार? इस तरफ हम कुछ अच्छी खबर सुन सकते हैं क्या? जी हाँ, बुरी तो मुझे भी नहीं लगती है प्रियंका, पर प्रश्न ये है ना कि आपके और हमारे अच्छे लगने से वित्त मंत्री महोदया को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये ज्यादा महत्व रखता है। मुझे लगता है आई थिंक द एम इज कि आप टैक्स और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग नजरिए से देखें। अभी तक तो जब तक सेक्शन 80 के बेनिफिट से, तो टैक्स और इन्वेस्टमेंट को एक ही चश्मे से देखा जाता था कि आप इन्वेस्ट करते थे, एटीसी में 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें आप इंश्योरेंस लेते थे, पीपीएफ लेते थे, एनएससी लेते थे, वगैरह वगैरह, जो भी उसके अंदर बहुत 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 क्लटर्ड थी वो। तो अब उसको एम था कि आप अलग करके देखिए, और इसीलिए ओल्ड रिजीम को हटाया नहीं गया। कि जो लोग अभी भी इसके शौकीन हैं, अगर आपको लगता है आपका टैक्स इन्वेस्ट करके ज्यादा बच रहा है तो आप बचाइए, और अभी भी ओल्ड रिजीम को प्रियंका खत्म नहीं किया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ओल्ड रिजीम को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। मुझे लग रहा है ओल्ड रिजीम को धीरे धीरे इररेलेवेंट बनती जाएगी। ओल्ड रिजीम आहिस्ता आहिस्ता एक बैक सीट लेती जाएगी, तो लोग स्वतः खुद ब खुद
और आपका अगर एम खाली टैक्स बचाना है, तो मुझे लग रहा है वो अगर आपका न्यू रिजीम में बच रहा है, तो आई थिंक यू विल लाइक टू चूज न्यू रिजीम एट द एंड ऑफ द डे। 24 लाख तक को तब को आपको 30% नहीं लग रहा है, तो जैसा मैंने कहा 75-80% लोगों का ऐसा ही होगा, क्योंकि आप टैक्स पेयर्स का अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे प्रियंका, तो आप देखेंगे ज्यादातर टैक्स पेयर्स, अगर 8 करोड़ 9 करोड़ रिटर्न फाइल होती है, तो इसमें से ज्यादातर लोग 24 लाख से नीचे के लोग हैं। जो 24 लाख से ऊपर के लोग हैं उनकी उनकी गिनती ही बहुत कम है। इसलिए भी मुझे नहीं लगता कि ये जो चेम्बर्स ने बात कही या जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बात कही, उन्होंने शायद अपने सीईओ की बात करी, अपने हायर लेवल जो मैनेजरियल ऑफिसर्स है, पर सरकार जब निर्णय लेती है तो मैसेस को देख के लेती है कि जहां ज्यादा लोग आते हैं, मुझे लगता है इस पर निर्णय लिया जाता है कि ज्यादा लोग तो 24 लाख से नीचे ही आते हैं, बल्कि आपको हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग 12 लाख से नीचे आते हैं। अब की बार तो मुझे मुझे ये लग रहा है कि जब ये नया रिजीम जब इफेक्टिव हो गया है 12 लाख वाला, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है ये, तो अब 31 मार्च 2026 जब आएगा और इसकी जो रिटर्न्स जाएंगी, हालांकि मैं ये यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति 87A के अंतर्गत रिबेट ले रहा है उसको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, पर 31 मार्च 2026 का जो साल खत्म होगा उसकी जब रिटर्न्स 31 जुलाई 2026 को जाएगी, तो उन रिटर्न्स में टैक्स पे करने वालों की तादाद और कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्सेबल एरिना से बाहर हो जाएंगे। रिटर्न्स तो आएंगी, रिटर्न्स तो पहले से भी बढ़ती जाएंगी, पर टैक्स पेइस एक्चुअल जो है उनकी संख्या और घट जाएगी। पर सरकार को इस बात का संज्ञान था, इस बात का इल्म था सरकार को कि ये कम हो जाएंगे, बट डिस्पाइट दैट आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड कि मिडिल क्लास को रिबेट दिया जाए, तो इसलिए ये रिबेट उसमें दिया गया है। तो सेक्शन 80 के बेनिफिट ले लीजिए आप, जो सेक्शन 80 फैमिली की जो भी बेनिफिट्स हैं, आई थिंक इट इज टाइम टू इवॉल्व। बहुत साल बीत गए और बहुत बहुत सारे बदलाव आ गए, तो मुझे लगता है लोगों को भी, असल में क्या होता है प्रियंका, हमें ना बदलाव स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, ये एक मनुष्य का स्वभाव है। जब भी कोई बड़ा चेंज आता है तो हम लोग उसको थोड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, तो बस इतनी सी बात है। बाकी ओवरऑल अगर आपका टैक्स बच रहा है तो यू आर फाइन, यू आर टोटली फाइन। ओके, अब मैं चाहूंगी शरद सर कि थोड़ा सा ना मैं आपसे कहूंगी, अब आपने इकोनॉमिस्ट का हैट डॉन कीजिए। आपने अभी कहा कि जरूर। देखिए टैक्स जो है वो लोग कम टैक्स दे रहे होंगे तो सरकार की किटी पर इसका असर तो पड़ेगा। फिर एथ पे कमीशन के तहत जब अरियर्स लोगों को मिलने शुरू होंगे तो यूबीएस की एक रिपोर्ट यही बता रही है कि सरकार पर जो है इसका भी 4.5 ट्रिलियन का जो है एडिशनल जो है बोझ बढ़ेगा, ठीक है, रफली 1.1% ऑफ जीडीपी। तो इन सब में हम जो एक जीडीपी ग्रोथ की भी जो बात हम कर रहे हैं, अगर सरकार का टैक्स से कमाई कम होने वाली है, एथ पे कमीशन में आउटगो भी बढ़ने वाला है, तो आपको लग रहा है फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पर सरकार है, तब भी सरकार के लिए कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है? प्रियंका, मैंने ये नहीं कहा कि टैक्स से कलेक्शन कम होगा, मैंने ये कहा कि टैक्स पे करने वालों की तादाद कम हो जाएगी। ओके, पर सो मैंने टैक्स ओवरऑल कलेक्शन टैक्स विल बी की बात, इंटैक्ट। हाँ, क्योंकि टिपिकली देखिए आप इंटरनेशनली, एंड सिंस अ मेजर पार्ट ऑफ मी इज एन इकोनॉमिस्ट आल्सो, तो आप जब जब टैक्स कम किया जाता है तब तब टैक्स की कलेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है, घटती नहीं है। बहुत ज्यादा कम किया जाए तो शुरू में थोड़ी घटती दिखाई देती है, पर ओवर आपने जीएसटी में देख लीजिए, जीएसटी में जब से 2 स्लैब्स हटाए गए हैं तो टैक्स की कलेक्शन पे कोई खास फर्क, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि इतना लॉस हो जाएगा उतना लॉस हो जाएगा, तो ओवरऑल टैक्स की कलेक्शन मुझे लगता है वो उस पर इतना असर नहीं होगा। तो इसलिए, और सरकार के पास जहां तक फिस्कल एल्बो रूम की हम बात करते हैं, तो फिस्कल एल्बो रूम सरकार के पास है। आई थिंक गवर्नमेंट इज इन अ फेयरली हेल्दी सिचुएशन। हम लोग प्रियंका ग्लोबल इकोनॉमीज को भी स्टडी करते हैं, हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमीज को, अलग अलग डेवलप कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की, हम बहुत सारी देश से बहुत अच्छे हैं। अमेरिका का देखिए 130% डेट टू जीडीपी रेशियो है इस समय, $38 ट्रिलियन का उसके ऊपर उधार हो गया है, और मुश्किल से $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 130% के आसपास पहुंच रहा है। जापान का तो ये 250% पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है बाकी की अर्थव्यवस्थाओं से हम बेटर है, सरकार के पास वो एल्बो रूम है कि उसको, और प्लस इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी वेलफेयर स्कीम्स है। मुझे लग रहा है अगर जरा सा भी नजर आया कहीं के फिस्कल डेफिसिट आपके लिए एक पेन बन रहा है,
तो एफआरबीएम फॉलो करा जाता है। आपको पता होगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये सारा फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई थिंक यू कैन ऑलवेज, आप देखते होंगे कभी कभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है, उसको थोड़ा सा देर से इम्प्लीमेंट किया जाता है। कभी कभी कोई वेलफेयर स्कीम को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है के ऊपर खर्च है कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट करके काम हो जाता है। मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शंस में प्रियंका नहीं नजर आ रही है, एटलीस्ट फिस्कल लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब मुझे ये बताइए, हम बजट की इस कॉन्वर्सेशन से अब निवेश की तरफ बढ़ेंगे। तो ये दिल तो हमेशा मोर मांगेगा। टैक्स पेयर्स को आप बजट से अपनी उम्मीदों को कितना टोन डाउन करने के लिए कहेंगे? आपका क्या मैसेज है टैक्स पेयर्स के लिए, शरद सर? मुझे लगता है इस बजट को एक एक ऑन द मूव बजट देखना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी होगा ऐसा मुझे नहीं नजर आता। हालांकि दिस गवर्नमेंट इज नोन फॉर स्प्रिंगिंग सरप्राइजेस। आई कैन इजीली गो रॉन्ग और मैं कभी भी गलत भी हो सकता हूं, पर मैं सिर्फ पास्ट को देखते हुए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल बहुत बड़ा चेंज हुआ, नया इनकम टैक्स एक्ट आया, उसकी घोषणा की गई, 1 अप्रैल से इफेक्टिव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से नई रेजीम 12 लाख वाली इफेक्टिव हुई। तो एक हम लोग टर्म यूज करते हैं फ्रंट लोडिंग, एक तरह से फ्रंट लोडिंग पिछले साल हो गई। तो जब फ्रंट लोडिंग हो गई तो फिर उसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश, हालांकि टैक्स रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम इस सरकार का हमेशा ही मुझे लग रहा है कांस्टेंट प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है। आपको स्टार्टअप्स पे सुनने को मिलेगा, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आपको महिलाओं के ऊपर और ज्यादा एलोकेशन होता दिखेगा, युवाओं के ऊपर मुझे लग रहा है इस बजट में बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि युवा ही हमारे देश का सबसे बड़ा एसेट है अगर हम विकसित भारत का। तो मुझे लग रहा है बजट की थीम रहेगा, प्रियंका, जो मैंने लास्ट में वर्ड बोला, विकसित भारत 2047, इससे संबंधित जो भी कदम, क्योंकि धीरे धीरे ये जो जब ये विकसित भारत अनाउंस हुआ था ना प्रियंका, और 2047, और आज हम 2026 में आ चुके हैं, तो अब मात्र 21 साल हमारे पास बचे हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। जब भारत 100 साल का होगा, आजाद भारत की उम्र 100 साल होगी, तो मुझे लग रहा है उसको अब रफ्तार देने का समय आ गया है। तो विकसित भारत से संबंधित जो योजनाएं और परियोजनाएं और स्कीम्स हैं, उसमें आपको रफ्तार, तो आपको बार बार इस बजट में विकसित भारत सुनाई देगा। अब तो आपको जी राम जी के पहले भी विकसित भारत लगाया गया, तो हर स्कीम के आगे आपको विकसित भारत टैग अब धीरे धीरे रफ्तार पड़ता पकड़ता, क्योंकि सुनने में 21 साल बहुत लंबा पीरियड लगता है, पर कब बीत जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। तब उस समय यह सवाल उठेगा कि भाई विकसित भारत हो गया, क्या देश की गरीबी ना के बराबर रह गई, क्या अमीरों और गरीबों का फर्ज ना के बराबर रह गया, क्या हमारे कृषि क्षेत्र की समस्याएं ना के बराबर रह गई, क्या हमारे यहाँ महिलाओं को अब बराबरी की तरह देखा जाता है। मैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर पोषण अब बिल्कुल सब दुरुस्त है। तो ये सब जो लक्ष्य होते हैं विकसित भारत के, मुझे लगता है वो सरकार के जहन में अब धीरे धीरे तेजी से आने लग जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि समय कम होता जा रहा है, आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि 21 साल सुनने में बहुत लगता है, प्रियंका। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की। 2026 इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करूंगी, तो क्योंकि हम बजट को रैप अप कर रहे हैं अपनी बातचीत में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इसको लेकर के एक फियर है कि सरकार इस पे क्या कुछ करेगी, क्योंकि एक वो कंटिन्यूटी नहीं रही है उसको लेकर के सरकार की तरफ से, और उसको लेकर के हम हमेशा देखते हैं इक्विटी मार्केट का मूड बिगड़ जाता है। यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की पिछले बजट ने एलटीसीजी में होल्डिंग पीरियड को लेकर के, लेकिन जो रेट बढ़ा दिया था वो चुभ रहा है सबको। आपको लग रहा है सरकार उसको और बढ़ा सकती है, या उसे कम कर सकती है, या उसका स्टेटस को बरकरार रखेगी? मुझे प्रियंका स्टेटस को के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसको छेड़खानी अभी करी जाएगी, क्योंकि इस समय जो इक्विटी मार्केट्स का माहौल है वो बहुत ही सेंसिटिव है। हम्म। एफआईआईज हैं वो उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे, डीआईआईज हैं वो उसको नीचे नहीं जाने दे रहे। तो मुझे लग रहा है मार्केट ऐसे एक रेंज में फंस गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेडविंड्स हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब है, दूसरी तरफ सारी दुनिया है। दुनिया इस समय 2.5% में बढ़ रही है, हम 8% से ऊपर बढ़ रहे हैं, लास्ट रिकॉर्डेड जीडीपी की बात कर रहा हूँ। तो हेडविंड्स हैं, और जो कदम अभी उठाए गए, रिजर्व बैंक ने रेट कट किया, मॉनसून अच्छा था, जीएसटी की कलेक्शन अच्छी है, जीएसटी बचत उत्सव अभी
चल रहा है, जीएसटी इज नाउ मोर रैशनलाइज्ड, इनकम टैक्स में रिबेट है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव, हालांकि इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ किया जाता है तो वो एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। हम्म। हो सकता है आ जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, पर ज्यादा मेरा मन उसी तरफ जा रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं होगी और विकसित भारत की तरफ ये बजट फोकस रहेगा। पर आपने प्रियंका इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, तो आपकी इजाजत से मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो 2026 की होनी चाहिए, जो नया साल शुरू हुआ है, मुझे ना कहीं अंतरराष्ट्रीय एक रिसेशन की थोड़ी सी आहट सुनाई दे रही है, हम्म। विदाउट साउंडिंग लाइक अ ज्योतिषी। क्योंकि हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। मुझे कहीं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी 2.5% से बढ़ रही है, अमेरिका की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, जो जो हिस्सा दुनिया का, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, स्पेन है, ये जो कंट्रीज, जापान है, ये जो कंट्रीज अपने आप को डेवलप कहते हैं, इनकी भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत अच्छी इस समय नहीं है। दे आर बेयरली अबव इन पॉजिटिव। इनफैक्ट कुछ एक तो मुझे ये भी पता लगा है कि नंबर्स को आर्टिफिशियली ऊपर रखा जा रहा है, कहीं पर कोई इलेक्शन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर अपनी पॉलिटिकल साख बचाने की कोशिश है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिसेशन आ चुका है। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, कुछ जगह रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसको देखते हुए, तो जब रिसेशन की आहट सुनाई दे, और मैं साथ में प्रियंका एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये जो मैंने रिसेशन आने की बात करी, मैं चाहूंगा कि मैं गलत निकलूं। यहाँ पर हम्म। मैं बहुत बहुत बोल्ड रोबस्ट होके बोल रहा हूँ कि मैं चाहूंगा मैं गलत निकलूं, क्योंकि रिसेशन अच्छी चीज नहीं है। लोगों की नौकरी चली जाती है, तनख्वाहें कम हो जाती है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, कैश फ्लो पे स्क्वीज आ जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगती है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं ये भविष्यवाणी गलत हो, कभी अपने मनी नाइन वैसे तो फाइनेंशियल चैनल है, और आई एम श्योर आप एस्ट्रोलॉजर्स को लेके आते होंगे, उनको लेके आइए, उनका काम है। पर हमें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि रिसेशन आ सकता है। तो अगर रिसेशन आता है 2026 में, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाती है। उस पे मैं आपकी इजाजत से एक कमेंट करना चाह रहा था कि देन मल्टी एसेट एलोकेशन इज द वे टू गो। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 20 रुपए इक्विटी में रखिए, 20 रुपए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके आप स्टॉक्स में रखिए, 20 रुपए आप गोल्ड एंड सिल्वर में रखिए, 20 रुपए आप अपनी एफडी में भी रखिए, वो जो आलसी वाली इन्वेस्टमेंट होती है कि एफडी करा दी उठा के, कुछ नहीं सूझा तो एफडी करा दी, और 20 रुपए रियल एस्टेट पे। तो मैंने मेरी स्ट्रैटेजी में प्रियंका ये 5 चीजें, हालांकि मैं सलाह दूंगा यहाँ पर कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो हमको निवेश की सलाह नहीं दे रहे, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेके तब करिए, क्योंकि निवेश एक बहुत ही व्यक्तिगत सलाह होती है। पर ये मेरी स्ट्रैटेजी मल्टी एसेट एलोकेशन की रहेगी। जब भी मंदी की आहट सुनाई दे प्रियंका, तो ऐसे में यू शुड गो मल्टी एसेट, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। यू शुड स्प्रेड योर रिस्क, कि कोई एक एसेट क्लास अगर नीचे जाती है, तो कम से कम, या दो भी जाती है, तो कम से कम 3 ऐसी होंगी जो अपना मोर्चा संभाल के खड़ी रहेंगी। तो हम्म। आई थिंक ट्राई एंड एम एट नॉट वेरी एग्रेसिव रिटर्न्स, लोअर रिटर्न्स या मॉडरेट रिटर्न्स लेने के लिए तैयार रहिए। पर अगर अगर आप एक ही जगह चले गए, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आजकल, साहब सोने ने 70% रिटर्न दे दिया, चांदी ने 170% रिटर्न दे दिया, तो क्या सारा कुछ लगा दे? एक साहब तो मिले, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बेच के सोने चांदी में लगा दिया। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज अगर ये रिसेशन आता है सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में, या टुवर्ड्स फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 एंड में, तो फिर आपको मल्टी एसेट स्प्रेड कर कर रखना चाहिए। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन अ सिचुएशन व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, और इंडिया पर भी इसका असर, कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। वेर एवर वी आर एंट्वाइंड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उन सेक्टर्स पर जरूर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अछूते रह जाएंगे रिसेशन से। वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं कि दुनिया एक परिवार है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार का एक व्यक्ति पीड़ित हो और दूसरा जो है वो पार्टी करता रहे। ऐसा जनरली नहीं होता है। तो आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड हैव एन ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रियंका।